नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे धामी सरकार के बड़े फैसले की। उत्तराखंड में हाल ही में भू कानून को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल राज्य में कृषि भूमि खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सभी जमीनों को खरीदते और बेचते वक्त पूरी जांच की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और लोग राज्य में सख्त भू कानून का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए पहले एक समिति का गठन भी किया गया था। अब धामी सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में जमीन खरीदने वाले के बैकग्राउंड और मकसद की जांच की जाएगी, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी। मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो ज़मीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है। उत्तराखंड में राम मंदिर के नाम पर सियासत गरमा गई है। राम मंदिर के नाम पर सियासतदान काम में लगे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर भी राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण देगी। इसके बाद 22 जनवरी को सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए भी जलाएंगे और घर को दिवाली की तरह सजाएंगे। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को 500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इसमें इतने लंबे समय तक कुर्बानियां रही, उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी और हम सब के लिए सुखद क्षण होगा कि वास्तव में हम भारत में निवास करने वाले हमारे प्रभु श्री राम उस दिन विराजमान होंगे। राम जो है कोटि कोटि भारतवासियों के नहीं, दुनिया वासियों के जो है हृदय में विराजते हैं। उनके लिए उनकी श्रद्धाएं जो है जन्मजात हैं और आज ही नहीं, युगों युगों से ये श्रद्धा लोगों के दिलों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, सरकारी पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन भाजपा अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि राम मंदिर के निर्माण में उसका योगदान क्या है, मोदी जी का योगदान क्या है। ये सर्वोच्च न्यायालय के योगदान को नकारने का काम कर रहे हैं। लोगों के दिलों में तो भगवान राम की ज्योत वैसे ही हर दम जो है प्रज्वलित रहती है, फिर इसका भाजपाईकरण क्यों किया जा रहा है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और राम मंदिर के नाम पर जो रथ यात्रा निकाल के अडवाणी जी के दौर में आपने अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब आज तक आपने जनता को नहीं दिया। और अभी भी जो चंदा जो है राम मंदिर के नाम पर आप इकट्ठा कर रहे हैं, घर घर आप चावल पहुंचा रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब भी आपको देश की जनता को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति करके आपने तमाम सरकारें बना ली, लेकिन जो है आपने जो है कोटि कोटि जो भूखे लोग हैं, गरीब।
तो 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। राम मंदिर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिस पर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाने ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के बाद हमारा सपना पूरा हो रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों के बाद एक सपना जो था मंदिर का वो पूरा होने जा रहा है। इस पर कोई राजनीतिक रंग ना दिया जाए। ये हमारी 500 वर्षों की तपस्या है। न जाने कितने लोग इसमें कुर्बान हो गए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आज से नहीं, न जाने कितने दशक हो गए, कितनी पीढ़ियां चली गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बुलेटिन के बाद हिट एंड रन कानून की भी कर लेते हैं, जिसके खिलाफ ड्राइवर लामबंद हो गए हैं। ड्राइवरों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ड्राइवर यूनियन नए कानून के खिलाफ 3 जनवरी तक हड़ताल पर है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में स्पष्ट किया है कि एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर फरार हो जाता है तो ऐसे में ड्राइवर के लिए 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ड्राइवर इस कानून से खुश नहीं हैं। हड़ताल का असर देहरादून में भी देखने को मिला। ऑटो से लेकर ट्रक चालक हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हरिद्वार में भी ड्राइवर यूनियन की हड़ताल लगातार जारी है, जिसका असर सिडकुल में भी देखने को मिला। ड्राइवर हड़ताल पर रहे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कई घंटों तक लोगों की भीड़ देखने को मिली। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन को पूरे कानून माफ कीजिएगा हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला वक्त पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है, इसलिए इसमें सख्ती का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब इसके खिलाफ ड्राइवरों की लगातार हड़ताल देखने को मिल रही है। 3 जनवरी तक ड्राइवर यूनियन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये साहब ये बताइए, ये 10,000 की तनख्वाह पाने वाला 10,000 रुपये तो 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा, ये उसका घर कहाँ जाएगा, परिवार उसका। इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है, वो अपना बच्चे नहीं पाल पा रहा है 10,000 में, तो ये 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। ड्राइवर के बारे में ये सोचा अमित शाह जी ने। मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। पाल सिंह भाई जी ने इसलिए लगाया है, ड्राइवरों को ना तो कोई छूट मिल रही, ना ड्राइवरों की तनख्वाह टाइम पे मिलती। उसके बाद 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना अगर एक्सीडेंट हो जाता है। बताओ, पहले से भी तो चल रहा है जुर्माना, पहले से क्यों नहीं चल रहा जुर्माना। ड्राइवर को ना तो खाने को ना पीने को, दिन रात बेचारा आंख फोड़ के गाड़ी चला रहा है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का उद्घाटन कर दिया है। कार्यक्रम में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी शामिल हुए। इस छात्रावास को 4,09,44,000 की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ और बेघर बच्चों के लिए इस तरह के छात्रावास संचालित किए गए हैं। इस भवन में 100 बच्चों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये गत वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था और आज हमने इसको लोकार्पण किया है। 4 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा की कीमत है, जिसको बनाते समय हम लोग गुणवत्ता का काफ़ी ध्यान रखा है। और यहाँ पर छात्र रहेंगे 100 के करीब, उनके रहने खाने भोजन परिधान सबकी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी। सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं
वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिलें, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमजोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं उन चंपावत रेप मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसका असर मसूरी में भी देखने को मिला है। बता दें कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जिसका खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मसूरी में मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और सीएम धामी से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने चंपावत मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आप सब विदित हैं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत का जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो एक नाबालिग बेटी के साथ जो है बलात्कार के दोषी पाए गए हैं। उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमने ये सरकार का पुतला यहाँ पर इसलिए जलाया है कि ताकि जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र के वो मंडल अध्यक्ष है, उनको तत्काल मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब उनकी विधानसभा क्षेत्र में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो इस प्रदेश में कहाँ सुरक्षित होंगी। वैसे भी इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहाँ सार्थक हो रहा है। पिछले साल उत्तराखंड में नेशनल क्राइम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी 907 बलात्कार के मुकदमे इस उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं और 778 बेटियां, नाबालिग बेटियां यहाँ से गुमशुदा हैं, लापता है। तो इससे अधिक श्रम की बात उत्तराखंड। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर हादसे की खबर है। ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने पर कुल्हाल पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर पकड़ लिया। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेडिंग है और रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। नेशनल हाईवे होने के चलते यहां वाहन तेजी से निकलते हैं। इस घटना में भी नेशनल हाईवे का काम कर रही कंपनी की घोर लापरवाही सामने आ रही है। यहां धर्मावाला क्षेत्र से कुंजा गांव तक जगह जगह रास्ता अवरुद्ध है और बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसके चलते राहगीरों को अंधेरे में बड़ी दिक्कतों और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पूर्व फौजी अमरीक सिंह गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सेवा करते थे। घटना के वक्त भी वो पांवटा साहिब गुरुद्वारे की ओर जा रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। रुद्रप्रयाग से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। सनबैंड के पास एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों में से 2 घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ फायर सर्विस और डीडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।